नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 27 फरवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज और देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको दो कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देख लेते हैं दोनों कथनों को। यहाँ पर पहला कथन है, आईएसएस का निर्माण और विकास और निर्माण 5 अंतरिक्ष एजेंसियों नासा, रोस्कोस्मोस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जेएक्सएए और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो 5 अंतरिक्ष एजेंसियां हैं इन्होंने मिलकर के क्या किया है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका निर्माण किया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस स्टेशन को बनाने में जो है दुनिया की 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने अपनी भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कह सकते हैं। और उसमें नासा शामिल है, उसमें जो है रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रोस्कोमोस वो शामिल है, इसके अलावा जो यूरोपियन एजेंसी है वो इसमें शामिल है, और ये जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसको हम बोलते हैं जैक्सा JAXA वो भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा जो है कनाडियन स्पेस एजेंसी उसने भी अपनी यहाँ पर भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर इसके आधार पर अगर देखा जाए तो जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन दक्षिण कोरिया द्वारा निर्मित एक अस्थायी रूप से चालक दल वाला अंतरिक्ष स्टेशन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन की, तो ये जो है चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है। बस यहीं पर जो है पूरा का पूरा जो कथन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये किसका स्टेशन है, यह दक्षिण कोरिया द्वारा निर्मित एक अस्थायी रूप से चालक दल वाला अंतरिक्ष स्टेशन है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो क्या है, गलत है। यानी कि यहाँ पर एक कथन सही है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सिर्फ पहला कथन सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, जापान मून लैंडर रिवाइव्स आफ्टर लूनर नाइट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जापान के द्वारा जो चंद्रमा पर जो एक लैंडर भेजा गया जिसका नाम क्या था, स्लिम SLIM, यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, उसने जो है वो 2 वीक के बाद, जो 2 वीक का लूनर नाइट होता है उसके बाद फिर से वो जीवित हो चुका है। तो इसी को लेकर के जो यहाँ पर न्यूज़ आया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जापान जो है 5वां देश बन चुका है जिसने जो है चंद्रमा पर क्या की है, सॉफ्ट लैंडिंग। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले USA, सोवियत यूनियन, चीन और भारत के द्वारा जो है ये कारनामा किया गया। अब जो है इसमें नाम किसका जुट गया है, जापान का भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस न्यूज़ में भी जिसको आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक नोट डाउन कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बॉम्बेक्स मोरी क्या है। तो बॉम्बेक्स मोरी क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो बॉम्बेक्स मोरी है वो पालतू रेशम कीट है। तो रेशम का उत्पादन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉम्बेक्स मोरी द डोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म, यानी कि जो पालतू सिल्क वर्म है जिनका उपयोग रेशम के उत्पादन में किया जाता है। यहाँ पर जो है इसके आधार पर अगर देखा जाए तो आंसर सबको आपको पता चल ही गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो है मैंने कुछ जो भारत में जो रेशम का उत्पादन होता है उससे जुड़े हुए जो रोचक तथ्य हैं वो दे दिए हैं, जिसको कि आपको क्या कर लेना है, एक बार रिवाइज करके जरूर जाना है। आप सभी जानते हैं कि विश्व में रेशम का जो सर्वप्रथम जो प्रचलन था वो कहाँ शुरू हुआ था, चीन में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में रेशम की जो है 5 जो वाणिज्यिक किस्में हैं वो पाई जाती हैं, और देश में सबसे जो है मालबरी किस्म की जो रेशम है उसका उत्पादन होता है। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर फैक्ट के रूप में दे दी हैं, जो कि आपके प्री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग जरूर एक बार रिवाइज करेंगे। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज़ आया है PIB में कि प्रधानमंत्री ने भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया, और यहाँ पर जो है उन्होंने जो कपड़ा उद्योग है उसकी जो अपार क्षमताएं हैं उसका उजागर करने का काम किया है।
तो इसी न्यूज को आधार बनाकर के क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से किस समिति ने विभिन्न रेलवे अवसंरचना सेवाओं में निजी भागीदारी की अनुमति देने का सुझाव दिया? और यहां पर आपको 4 समितियों के नाम लिखे हुए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति बनाई गई थी, किसकी अध्यक्षता में? विवेक देबराय समिति की अध्यक्षता में। उन्होंने ही जो है इस बात को लेकर के सरकार को एडवाइस दिया था कि सजेशन दिया था कि रेलवे में रिफॉर्म्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या फिर जो रेलवे का परिचालन है उसमें हम जो निजी भागीदारी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बात पूछी जा रही है कि विभिन्न रेलवे अवसंरचना सेवाओं में निजी भागीदारी को अनुमति देने के लिए का सुझाव जो है किस समिति ने दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विवेक देबराय समिति। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो रेलवे का किस तरीके से कायाकल्प किया जाए इसको लेकर के काफी सारा यहाँ पर विवेक देबराय समिति के द्वारा काफी सारे सजेशन सरकार को दिए गए थे। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इससे जुड़े हुए न्यूज की बात करें तो यहाँ पर एक न्यूज आया द हिंदू में, क्या है कि पीएम मोदी लॉन्चेस अमृत भारत स्टेशन स्कीम, लेस फाउंडेशन फॉर 554 स्टेशंस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 554 स्टेशंस के कायाकल्प के लिए एक योजना यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका नाम क्या है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो यहाँ पर जो है इसी न्यूज को आधार बनाकर के क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, इसको भी आप लोग जरूर एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको 2 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं दोनों कथनों को। पहला कथन है खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी 6 मध्य पूर्वी देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो परिषद है या फिर संगठन है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं खाड़ी सहयोग परिषद। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें कितने देश शामिल हैं? 6 देश शामिल हैं। देख लेते हैं मैप में ही, ये हैं जीसीसी मेंबर स्टेट। कौन कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, दूसरा ओमान, तीसरा हो गया यूएई, चौथा हो गया कतर, पांचवा हो गया बहरीन और छठा हो गया कुवैत। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से क्या है? सही है। तो 6 खाड़ी देशों का क्या है? ये एक तरीके से समूह है, मध्य पूर्वी देश बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ये कथन जो है पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, कतर और इराक जीसीसी के सदस्य हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इराक जो है, देखिए जो सऊदी अरब अमीरात यानी कि यूएई तो इसका मेंबर है। यहाँ पर आप देखोगे कतर भी क्या है? इसका मेंबर है। लेकिन अगर हम इराक की बात करें तो इराक जीसीसी का मेंबर नहीं है और इसीलिए यहाँ पर दूसरा कथन क्या हो जाता है आपका? गलत। यानी कि यहाँ पर एक कथन सही है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर्फ एक कथन यहाँ पर सही है। तो सिर्फ आप मैप देख करके भी इसका आसानी से उत्तर निकाल सकते थे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज पीआईबी में आया है और न्यूज क्या है कि ऑल इंडिया के द्वारा आबू धाबी में वैश्विक साझेदार रोड शो, जिसका नाम क्या है? संगम। थीम क्या है? जहां ऊर्जा और अवसर एक साथ मिलते हैं, को आयोजित करेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक कार्यक्रम ऑयल इंडिया के द्वारा शुरू यहाँ पर मनाने की बात कही जा रही है। और ये कार्यक्रम जो है 28 फरवरी को क्या किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में आयोजित किया जाएगा, जहां पर जो ऑयल इंडिया है वो इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि उसका लक्ष्य क्या है। इसमें लक्ष्य के बारे में इस न्यूज को आप देखोगे तो ऑयल इंडिया का जो लक्ष्य है 2030 को लेकर के 2030 तक उसका क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या उसका रेवेन्यू होना चाहिए, उसको लेकर के जो कुछ बातें कही गई हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके प्री एग्जाम के लिए। तो थोड़ा सा उसको ध्यान रख करके इस न्यूज को आप लोग जरूर पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो कि 2017 में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? समाचार में देखा गया शब्द डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी किसको संदर्भित करता है? यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो
डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी है वो यूरोपीय यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था अपने देशों सदस्य देशों के लिए। इसलिए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूरोपियन यूनियन। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के तथ्य को। और आज का तथ्य है CWD यानी कि क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज। तो इसको लेकर के काफ़ी सारी चर्चा हो रही है। तो जब हम बात करते हैं क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज की, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अमेरिका में एक जो बीमारी जो वहाँ के हिरनों में देखने को मिल रही है, जिसको हम लोग जॉम्बी डियर डिजीज के नाम से जान रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज। अब यहाँ पर जो अमेरिका का येलो स्टोन नेशनल पार्क है, वहाँ पर आप देखोगे कि इस बीमारी का पता चला है और यहाँ पर यह आशंका जताई जा रही है कि बीमारी कहीं जानवरों से मनुष्यों में ना फैल जाए, और इसको लेकर के ही ये चिंता जताई गई है। आपको ध्यान में रखना है कि जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज, जिसका दूसरा नाम क्या है? जॉम्बी डियर डिजीज। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक वायरस कारण होता है। और यहाँ पर जो है कहा जाता है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, एक पुरानी बीमारी है जो खास करके जो हिरन हैं, रेंडियर हैं, चूहों, इसमें जो है ये बीमारी को देखा जाता रहा है। अब यहाँ पर अगर इस बीमारी की बात करें तो एक वायरस है जिसका नाम क्या है? CWD प्रियन। उससे ये बीमारी होती है और ये कहा जाता है कि ये जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मान लीजिए हिरन को अगर ये बीमारी होती है तो उसकी जो बुद्धि है, उसकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो पूरी तरीके से ये धीरे धीरे खत्म कर देता है। उसका जो दिमाग का विकास है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है, यानी कि वो कुछ भी सोच समझ नहीं पाता। और आप ध्यान रखेंगे इस बीमारी का कोई टीका भी नहीं है, कोई उपचार भी नहीं है, इसीलिए एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के रूप में इसको देखा जा रहा है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये जानवर और मनुष्य दोनों को प्रभावित करता है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को इस बात का पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि क्या हिरनों से यानी कि जानवरों से इसका संक्रमण मनुष्यों में हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अगर ये संक्रमण होता है तो ये काफ़ी खतरनाक होगा मनुष्यों के लिए भी। तो याद रखिएगा इस डिजीज के बारे में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज। आपका जो प्री एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। तो ये थे आपके सामने 5 क्वेश्चंस और आज का तथ्य। आशा करता हूं कि आपको ये टेलीक्विज पसंद आया होगा। जो भी क्वेश्चंस हैं और उससे जुड़े न्यूज़ हैं उसको आप लोग जरूर रिवाइज कर लें। अगर आप रिवाइज करते चलेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर होने वाला है। अगर आपको ये सत्र अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो प्रोग्राम आप तक लाया जा रहा है वो आप उसका लाभ आप उठा सकें। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।